तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आफ्ताब का 2 दिनों में अलग अलग किस्तों में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था। करीब जो पुलिस ने बताया 103 और 4 के बीच में उसको बुखार आ गया। कुछ मेडिसिन भी दिए गए थे, तो उसका कुछ असर था या नहीं था ये भी देखा गया, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब उसको वापस फिर से जो बाकी कुछ चीज़ें रह गई थी उसके लिए ले जाया गया। तो अभी पॉलीग्राफ टेस्ट की जो अलग अलग फेसेस थे वो जारी था, वो अब लगभग हो चुका। अब इसके बाद नार्को टेस्ट होगा, लेकिन नार्को टेस्ट पुलिस कस्टडी में रहते हुए होगा या फिर जुडिशल कस्टडी में जब वो जेल जाएगा तब होगा। ये अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम इस बारे में कल तक जो अपना रुख साफ करेंगे। जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर हैं जो इसी केस से जुड़े हुए हैं और उनसे लंबी बातचीत की। अब चूंकि रिकॉर्ड पे इस केस पे कोई सामने आकर बोलने को अभी तैयार नहीं है। इस केस में क्या, आमतौर पर कोई भी ऐसे केसेस में जो हाई प्रोफाइल हो तो कोई भी पुलिस अफसर जल्दी सामने नहीं आता है। हाँ, आपके कॉन्टेक्ट्स हों, भरोसा हो कि चलो जो हम बता रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो उस पर वो फिर सारी चीज़ें बता देते हैं। तो बिना नाम लिए हुए उस अफसर का पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो सवाल थे और उस सवाल के बाद जो वहाँ पे पूछे गए, उसमें एक सवाल जिसको शुरू में लगा कि कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो गया था। और उसी सवाल के इर्द गिर्द कहानी, उस सवाल के साथ जो पूरी कहानी सुनाई उस अफसर ने, वो सोचने के बाद फिर लगता है कि वाकई एक शातिर खिलाड़ी है आफ्ताब। आपको याद होगा 1988 में क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जो बाद में कॉमेडियन बने, कॉमेडी शो को होस्ट करते थे, फिर पॉलिटिशियन बने, एमपी भी रहे, फिर पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। तो 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू का एक शख्स से बीच सड़क पर झगड़ा हो गया था। वो कहानी मैंने आपको सुनाई है। और उस गुस्से में नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ उड़ गया, उन्होंने घूसा मारा, वो शख्स गिर गया, बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उस शख्स की मौत हो गई। पता चला कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे से उसकी मौत को जोड़ा गया। लेकिन चूंकि मौका वारदात पर यह जब झगड़ा हुआ तब मौत नहीं हुई, कुछ देर के बाद हुई, हॉस्पिटल में हुई। और उस वक्त सिद्धू एक बेहतरीन ओपनर बैट्समैन थे, वेस्ट इंडीज़ का दौरा था। तो उस मामले में फिर ये हुआ कि पकड़े गए, लेकिन फिर छोड़ दिया गया, बेल मिल गया। लेकिन अब कोर्ट ने उसी मामले में, याद होगा आपको, सिद्धू को 1 साल की सज़ा सुनाई और सिद्धू उस सज़ा को इस वक्त पटियाला जेल में काट रहे हैं। कई महीने हो चुके हैं। अब आप कहेंगे अचानक मैं आफ्ताब श्रद्धा केस से सिद्धू केस पर कहाँ गया? तो बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, जो मैंने कहा उसको सोचिए। सिद्धू के हाथ एक शख्स की मौत हुई थी, उसने घूसा मारा, लड़ाई हुई, वो शख्स मर गया, लेकिन सिद्धू को सिर्फ 1 साल की सज़ा हुई है। क्यों? जबकि कायदे से यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर वो ना मारते, ना झगड़ा होता तो उस शख्स की जान ना जाती, तो ये कत्ल क्यों नहीं है? तो बस यही वो सारी चीज़ें हैं जो आफ्ताब के दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। आफ्ताब के पास 6 महीने थे, क्योंकि 6 महीने के बाद ही पुलिस उस तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। तब तक वो कत्ल कर चुका, सबूतों को मिटा चुका, फेंक चुका। क्या करे? इन 6 महीनों में उसने तसल्ली से अपने बचाव की सारी प्लानिंग की। और यही चीज़ दिल्ली पुलिस को इसका एहसास तब हुआ जब वो हर बार जब पुलिस उससे पूछताछ करे फ़ौरन हाथ जोड़ के कहे, हाँ श्रद्धा को मैंने मारा, लेकिन गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया था, मेरा झगड़ा हुआ था, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन गला घोट रहा था, मुझे पता ही नहीं चला और वो मर गई। यानी मैंने मारा तो है, लेकिन अनजाने में, गुस्से में, अचानक। अब इससे बोलने से आफ्ताब को क्या फ़ायदा है? और क्या आफ्ताब जो कह रहा है वो सच है? क्या उसने सचमुच अचानक मारा या फिर पूरी सोची समझी साजिश थी? पूरी कहानी आपके सामने फैक्ट्स के साथ रखूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आफ्ताब ये कहानी सुना रहा है तो इसमें उसका फ़ायदा क्या है। सिद्धू का आपको मैंने अभी मिसाल सिर्फ इस फायदे की वजह से सुनाया। एक शख्स की मौत के बावजूद सिद्धू को सिर्फ 1 साल की सज़ा। यही अगर ये साबित हो जाता कि उस शख्स को सिद्धू ने उस दिन घूसा जो मारा और जो झगड़ा हुआ वो प्री प्लान था, पहले से उसकी प्लानिंग की गई थी, वहाँ पे उसको रेड लाइट पे एक कार रुकेगी, फिर दोनों में झगड़ा होगा, फिर मैं मारूंगा, तो फिर वो एक साजिशन कत्ल होता। अगर साजिशन होता तो सिद्धू को 1 साल की सज़ा नहीं होती, फिर तो जो कत्ल के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी या फिर उम्र कैद, वो मिलती है, 10 साल सज़ा मिलती। लेकिन यहाँ 1 साल। क्यों?
क्योंकि ये साबित हो गया कि सिद्धू ने कत्ल नहीं किया, बल्कि ये अचानक में झगड़ा हुआ और गुस्से में दोनों में हाथ उठ गए दोनों को, और एक हाथ सिद्धू ने भी उठाया और बाद में उनकी मौत हो गई। तो इसका कोई कत्ल से लेना देना नहीं है। यही गेम आफ्ताब ने खेला। उसे मालूम है कि बचना मुश्किल है, तो पहले तो कत्ल की जिम्मेदारी ले लो, लेकिन फिर पहले दिन से ही एक ही लकीर पीटो, और वो ये कि मारा तो है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गुस्से में हो गया अचानक। उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर कोई कत्ल गुस्से में अचानक होता है, पहले से प्री प्लान नहीं है, तो इसमें आप मान कर चलिए जितने भी केस के इतिहास उठाकर देख लीजिए इंडिया में, उसमें कभी मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिली, मतलब सजाए मौत तो बिल्कुल नहीं मिली। उम्र कैद भी एक का दुक्का ऐसे मामले, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फिर कनेक्शन जुड़े थे। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यार प्री प्लान तो किया नहीं था, अचानक गुस्से में हो गया, ठीक है चलो इसको 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल जो भी है इतनी सज़ा दे दो, तो वो कड़ी सज़ा से बच जाएगा, सिर्फ इस बूते पर कि उसने प्लान मर्डर नहीं किया, अचानक हुआ। लेकिन अगर यही साबित कर दिया जाए कि आफ्ताब ने पूरी साजिश बुनी, पूरी प्लानिंग की और उसके बाद श्रद्धा को कत्ल किया, तो फिर इस मामले में अगर ये साबित कर देती है दिल्ली पुलिस, तो मिनिमम कम से कम उम्र कैद और मैक्सिमम सजाए मौत, उससे आफ्ताब को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पे मामला आकर फंसा है इस अचानक वाली साजिश में, जो आफ्ताब लगातार कहता आ रहा है कि मैंने कत्ल किया, लेकिन अचानक किया, अचानक गुस्से में हो गया। अब यही दिल्ली पुलिस को साबित करना। अब कैसे साबित करेगी? तो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सारी कहानियां और कड़ियां जोड़नी शुरू की, और जो चीज़ें सामने आई, जो हमारे सोर्सेज ने बताई, वो पूरी आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो ये कि जो सवाल का जवाब चाहिए वो ये कि आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारना चाहता है। क्योंकि जब वो अस्पताल में थी 2020 में और वो उसके पास जाना नहीं चाहती थी, तब उसने उसे धमकी दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, तुम लौट कर नहीं आओगे। तो जिस श्रद्धा को वो छोड़ना नहीं चाहता, उसका कत्ल क्यों करना चाहता है? इस सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना था। पुलिस ने इस सवाल के जो अब तक जवाब ढूंढे, उनका कहना है कि असल में आफ्ताब के अंदर एक मेल ईगो है। उसको लगा कि ये मुझे छोड़ कर जाएगी, मेरे दोस्तों में बड़ी बदनामी होगी। शादी वो करना नहीं चाहता था, उसके और भी इधर उधर अफेयर थे, तो उसको ये भी था कि वो उससे शादी भी ना करे, लेकिन वो उसे छोड़कर भी ना जाए। लेकिन 2020 में जब नवंबर में उसने पिटाई की थी और श्रद्धा जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई, फिर पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, तो उसे पहली बार लगा कि ये छोड़कर जा सकती है। तब उसने तय किया था कि इसको कभी जाने नहीं देंगे, चाहे तो मार दूंगा। और जो वो धमकी देता था कि मारूंगा, टुकड़े करूंगा, लाश फेंक दूंगा। अब ये सब कुछ चलता रहा। इधर बीच में लगातार श्रद्धा अब उसको कह रही है कि अब बहुत टाइम हो गया, हमें 19 से साथ हैं, लगभग 3 साल हो गए लिव इन में रहते हुए, अब शादी कर लेते हैं। और उधर उसके घर वाले भी आफ्ताब के कह रहे हैं कि हाँ तुम दोनों शादी करो, लेकिन आफ्ताब तैयार नहीं है। इधर इसका शादी का लगातार प्रेशर आ रहा है। तब आफ्ताब ने फिर कहा कि अगर शादी मैंने ये कह दिया कि नहीं करूंगा तो तू ये छोड़ के चली जाएगी। और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो उसको छोड़ कर जाए ताकि उसका मेल ईगो हट हो, और शादी करना भी नहीं चाहता था। तब फिर क्या रास्ता बचा? उसने कहा ऐसा कि ये मुझे छोड़ कर भी ना जाए और शादी भी ना करूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दुनिया छोड़कर चली जाए। और तब इसने प्लानिंग शुरू की। 3 मई को ईद थी इसी साल। ईद से पहले इसने श्रद्धा से वादा किया कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, और उसको शौक था श्रद्धा को पहाड़ी इलाकों में घूमने का। तो उसने कहा हिमाचल प्रदेश चलते हैं। श्रद्धा खुशी खुशी तैयार हो गई। अब इसने वहीं से प्लान बुनना शुरू किया कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, खाई है, वहाँ ले जाकर आराम से कहीं धक्का दे देंगे, मार देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा और लौट आएंगे। अब यहाँ पे ये सवाल था कि अगर मारना ही था तो मुंबई में क्यों नहीं मार सकता था? तो उसे ये भी था कि मुंबई में अगर मारेंगे तो लाश को ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल है, पकड़े जाएंगे। और मुंबई में बड़ा हमेशा जो श्रद्धा अपने दोस्तों के कॉन्टेक्ट में रहती है, तो मुंबई उसको बहुत रिस्की लगा। चूँकि वो शहर में रहता है, वहाँ की पुलिस को भी जानता है, तो इसने कहा मुंबई से कहीं दूर सन्नाटे में। फिर इन्होंने हिमाचल प्रदेश का प्रोग्राम बनाया। 8 मई को दोनों हिमाचल प्रदेश पहुँचे। अब वहाँ जाने के बाद आफ्ताब लगातार तलाश कर रहा है। तोश एक छोटा सा विलेज है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ ये ठहरा, और अब मौके की ताक में है कि कब उसे मारूं। लेकिन जिस होटल में ठहरा वहाँ मौका नहीं मिल रहा, आसपास जहाँ जाए वहाँ कोई टूरिस्ट सैलानी है, कुछ और है, तो कहीं आसपास खाई के किनारे जाने का मौका नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई होता है, वो डर भी रहा है कि कोई देख ना ले। दिन बीतता गया लेकिन उसे मौका नहीं मिला। इसी दौरान में हिमाचल प्रदेश के उसी तोश गाँव में
उसकी एक शख्स से मुलाकात हुई, उसका नाम था बद्री। जब बद्री से बातचीत हुई, उसने बताया तुम कहाँ से हो, मुंबई से। इसने पूछा तुम, उसने कहा मैं दिल्ली से हूँ। फिर थोड़ी दोस्ती हो गई। तब बद्री ने उसे बताया कि मैं दिल्ली में छतरपुर इलाके में रहता हूँ। उसने बताया कि वहाँ छतरपुर बहुत फार्म हाउस सबसे ज़्यादा मशहूर है वहाँ के, और ये दिल्ली का बिल्कुल बॉर्डर एक तरह से कोना है। यहाँ सन्नाटा है, यहाँ जंगल है, यहाँ तालाब है, यहाँ फार्म हाउस है। और फार्म हाउस है इसलिए सन्नाटा है क्योंकि लोग फार्म हाउस अमूमन उसी जगह बनाते हैं जहाँ उन्हें शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबा से दूर सुकून के कुछ पल बिताने हो। तो उसने फिर पूछा कि अच्छा किस जगह का नाम क्या है। तो उसने बताया कि वो छतरपुर पहाड़ी इलाका जहाँ मैं रहता हूँ। फिर उसने पूरा नक्शा बताया उसे कि वहाँ पर ये है, JNU वहाँ से कितनी दूर है, कुतुब मीनार कितनी दूर है, जंगल कौन सा है, कितना घना जंगल है। अब ये सब बातचीत करते करते अचानक आफ्ताब को लगा कि हिमाचल में मौका मिल नहीं रहा है, टूरिस्ट ज़्यादा है, सैलानी ज़्यादा है, लोग भी हैं, और जो बद्री बता रहा है उस हिसाब से तो बड़ा सही जगह है ये छतरपुर पहाड़ी। यहाँ जंगल भी है, तालाब भी है, सन्नाटा भी है, सुनसान जगह भी है। तो उसने छतरपुर के बारे में और खूब पूछना शुरू किया। फिर उसे अभी हिमाचल में मौका नहीं मिला। अच्छा, इन दोनों को अब हिमाचल से वापस मुंबई लौटना था, लेकिन अचानक अब आफ्ताब ने श्रद्धा से कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली से मुंबई चलेंगे ट्रेन से। श्रद्धा पहले तैयार नहीं थी दिल्ली आने को, उसको ये कहना था कि बस हो गया, मुंबई जाना है, काम वाम भी करना है। लेकिन आफ्ताब ने कहा कोई नहीं, 2-3 दिन दिल्ली में, फिर वहाँ से चलेंगे। श्रद्धा घूमने का शौक, उसने कहा चलो दिल्ली भी देख लेते हैं। अब वो दिल्ली ले आए, इस बात से बेखबर है अभी श्रद्धा कि इसके अंदर कुछ और चल रहा है। दिल्ली आने के बाद वो पहले दिन पहाड़गंज के गेस्ट हाउस में रुका, फिर दूसरे दिन साउथ दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में रुका। अब यहाँ आने के बाद उसने बद्री को फिर कांटेक्ट किया और उसने कहा कि हमें कुछ दिन रहना है, होटल महंगा है, तो हमें कोई किराए का घर दिला दो। फिर तो दिल्ली हमारा आना जाना, तो सोच रहे हैं नौकरी वोकरी कर लें। तो फिर बद्री ने उसे बताया कि ये लोग हैं, आप इनसे कांटेक्ट करो। अच्छा, बद्री को उसकी इस प्लानिंग साजिश के बारे में कोई भनक नहीं। वो तो बेचारा वहाँ मिला, बातचीत हुई, उसने अपने इलाके अपने शहर के बारे में बताया। अब आफ्ताब दिल्ली आने के बाद छतरपुर पहाड़ी और पूरे इलाके में घूमना शुरू करता है। ये बात है करीब 11, 12, 13 मई की। वो जाता है छतरपुर पहाड़ी, देखता है, इलाका देखता है, कॉलोनी देखता है, कहाँ पे घर, कौन सा सन्नाटा है, कहाँ से जंगल नज़दीक है, कहाँ से तालाब नज़दीक है, कहाँ से मैदान गढ़ी नज़दीक है। तो ये अपना पैदल निकलता और पैदल मार्च करके और सारी चीज़ों को देखता। इसने सारी चीज़ें देखी, उसे लगा कि महरौली का जंगल परफेक्ट है, मैदान गढ़ी भी ठीक है, तालाब भी ठीक है और सन्नाटा भी है। जब इसने रैकी कर ली, तब इसके बाद इसने 12-13 को एक मकान फाइनल किया, जिस मकान में बाद में वो रहने लगा। 15 मई को उस मकान में ये श्रद्धा के साथ शिफ्ट कर गया, जो थोड़े बहुत इनके पास सामान थे। और उसने कहा कि जब हमें तुम्हारी फैमिली भी नहीं, हमारी फैमिली भी नहीं, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ नौकरी भी अच्छी है, गुरुग्राम में थोड़ा IT सेक्टर और बाकी चीज़ों, कॉल सेंटर भी है, MNC भी बहुत है, तो यहाँ बेहतर नौकरी, यहाँ बेहतर पैसे भी है। अब वो श्रद्धा का ब्रेन वॉश कर रहा है। श्रद्धा को ये भी है कि रहना इसके साथ है, शादी करनी है, चलो दिल्ली भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसे मालूम नहीं क्या चल रहा है। अब वो 15 को शिफ्ट होता है, 15 के बाद भी वो 16-17 को प्लानिंग में लगा हुआ है, देख रहा है, रेकी कर रहा है। और फिर आखिरकार 18 मई, ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं किया इसने, 18 मई की रात मौका देखते ही श्रद्धा का कत्ल कर देता है। और इसके बाद अगले 20 दिनों तक वो लाश को इधर उधर फेंकता है। तो दिल्ली पुलिस जब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछ रही थी वो यही कि तुमने अचानक किया या प्लानिंग के साथ। जब ये सारी कहानियाँ एक एक करके आई, जब बद्री का कैरेक्टर आया, जब ईद के बाद उसको पहले से था कि हिमाचल ही जाना है, तो फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, तुमने अचानक नहीं किया, इसके पीछे एक साजिश है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जो सोर्स उनका कहना है कि एक बार नार्को टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद चूंकि FIR दर्ज है, उसमें अलग अलग सेक्शन होंगे, 302 तो होगा ही होगा, लेकिन अब 120B भी लगाने की सोच रही है पुलिस। और 120B लगाने का मतलब ये हुआ कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में नहीं किया, बल्कि पूरे होशो हवास में सोच समझकर एक साजिश के तहत किया। और अगर ये साजिश की बात दिल्ली पुलिस, जो मैंने शुरू में कहा, कि साबित कर देती है, तो फिर आफ्ताब को मैक्सिमम पनिशमेंट से कोई नहीं बचा सकता है। जो खेल अब तक वो खेल रहा है कि मान भी रहा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं, मुझसे अनजाने में हुआ। अब इनके सबूत क्या क्या हैं पुलिस के पास? तो हिमाचल प्रदेश की पूरी कहानी, वो बद्री इसमें एक अहम, इसका जो रेकी करना वो एक अहम, और सबसे बड़ी बात कि ये अचानक हुआ, यह प्री प्लान था। 2020 जो मैंने आपको कहानी में सुनाई, 23 नवंबर
मुंबई के तिकुंज पुलिस स्टेशन में अपने हाथ से लिखा हुआ श्रद्धा का वो लेटर, जिसमें उसने कहा कि मुझे आफ्ताब ने धमकी दी कि वो मेरा कत्ल करेगा, मुझे मेरा गला घोट कर मुझे मारेगा, फिर मेरे लाश के टुकड़े करेगा और फेंक देगा, और सेम उसने वही किया। तो वो एक अहम दस्तावेज होगा। इसके अलावा यहाँ आने के बाद जिस तरीके से उसने सामान खरीदे, लाश को इधर उधर ठिकाने लगाया, आरी खरीदी, फ्रिज खरीदा, वो सारी चीज़ें भी उसकी इस साजिश का हिस्सा साबित होंगी। पुलिस को यह भी पता चला कि उसने इस लाश के टुकड़े करने के लिए एक हथियार नहीं बल्कि दो हथियार का इस्तेमाल किया। दूसरा एक और कोई चीज़ है, अब उसकी भी तलाश चल रही है। तो कुल मिलाकर पुलिस हथियार से लेकर लाश के टुकड़ों, इनमें तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि अगर यहाँ पे ज़रा सी भी वो कमी रह गई और आफ्ताब ये साबित करने में कामयाब हो गया कि उसने अचानक गुस्से में किया था, तो शायद उसे वो कड़ी सज़ा ना दिला पाए पुलिस। इसीलिए पुलिस का पूरा जोर ये है कि इस बात को साबित किया जाए कि आफ्ताब ने पूरी प्लानिंग के साथ श्रद्धा को मारा। उसी प्लानिंग के साथ वो मुंबई से निकला, उसी प्लानिंग के साथ वो हिमाचल पहुंचा, वहाँ मौका नहीं मिला, और फिर उस बद्री के ज़रिए उसने दिल्ली के उस लोकेशन छतरपुर के बारे में जानकारी हासिल की, और फिर उसी छतरपुर में एक ऐसा घर लिया जहाँ से वो जंगल बेहद करीब, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये सब कुछ इस साजिश की तरफ इशारा करती है। तो इसका मतलब है कि आफ्ताब लगातार झूठ बोल रहा था, और पुलिस को इसी बात का शुरू से शक था कि इतनी आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि कत्ल तो किया लेकिन गुस्से में अचानक किया। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 महीने थे कत्ल के बाद। बड़े ठंडे दिमाग से उसने सोचा, और उससे कानून की पूरी जानकारी, इस दौरान उसने कानून के बारे में सब कुछ पढ़ा कि किस चीज़ में कहाँ कैसे उसको फ़ायदा मिल सकता है, और शायद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू इंसिडेंट भी उसने पढ़ा होगा। तो बेहद चालाक है, और उसकी इसी चालाकी का भांडाफोड़ करने के लिए अब पुलिस तमाम जो ऐसे सबूत है वो उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहे। ये इतना होशियार था कि जब पुलिस ने उसको पकड़ा 11 नवंबर को, उसके बाद उसके मोबाइल का कॉल डिटेल और लोकेशन निकाला, तो एक हैरानी भरी चीज़ आई। वो ये थी कि इसके हिसाब से 18 मई को कत्ल किया, और 20 मई से लेकर 5 जून के दरमियान इसने लाश के टुकड़े अलग अलग फेंके, और वो भी रात को। लेकिन इस पूरे टाइम के दौरान, यानी कि 20 मई से लेकर 5 जून तक, आफ्ताब के मोबाइल का लोकेशन कभी घर के बाहर दिखा ही नहीं, हमेशा घर के अंदर दिखा। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तुम जब बाहर जाते थे और तभी तो लाश ठिकाने लगाया क्योंकि तुम बाहर निकलते हो, बट लोकेशन घर का क्यों? वो कितना शातिर है ये देखिए कि इससे अंदाज़ा लगाई कि उसने बताया कि मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल मेरे मोबाइल से भी मेरा लोकेशन पता किया जा सकता है, ये मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी फराटेदार बोलता है। उसने कहा मैंने जब भी लाश के टुकड़े फेंके या कोई भी सबूत फेंकने के लिए घर से निकला 20 मई के बाद से, मैं कभी अपना मोबाइल अपने साथ नहीं ले जाता था, हमेशा मेरा मोबाइल मेरे घर में होता था ताकि उसका लोकेशन घर ही दिखाई दे। ये भी एक साजिश के उसके इस सिरे को पकड़ने का काम करेगी, इसलिए कि उसे ये तक पता है कि अगर वो मोबाइल साथ लेकर चलता है तो उसका लोकेशन बदल जाएगा। और हो सकता था अगर वो मोबाइल ले जाता तो दिल्ली पुलिस को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, क्योंकि उस लोकेशन से कि अगर वो 20 मई को कहाँ, 21 को कहाँ, 22, 23, 24, 25 उसका लोकेशन क्या है, उन जगहों पर रात के 2 से 4 के दरमियान लोकेशन अगर पता होता, पुलिस वहाँ जाके सर्च करती, लाश के टुकड़े आसानी से मिल जाते, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो 2 कदम आगे, उसने कभी भी अपना मोबाइल अपने साथ रखा ही नहीं। जब भी लाश को ठिकाने लगाया मोबाइल घर पर छोड़ कर गया ताकि लोकेशन से पुलिस को गुमराह कर सके। ये उसने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली पुलिस को, जिस पर भरोसा है कि वो साबित कर देंगे कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है, और उसने अब तक झूठ बोला है, और उसने ये सब गुमराह करने के लिए कह रहा है कि अचानक कत्ल हो गया, बल्कि वो कत्ल करने के इरादे से ही मुंबई से बाहर निकला। हाँ, पहला चांस हिमाचल में नहीं मिला, मौका दिल्ली में मिल गया। बहुत सारे लोगों ने इसको लेके बड़े सारे सवाल भी पूछे, लेकिन हाँ एक चीज़ और आज मैं आपको बता देता हूँ। पहले बहुत सारे लोगों का एक तो सवाल आया, आफ्ताब के धर्म को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं ये क्या है, मुस्लिम है, क्या है, मुस्लिम नहीं है, पारसी है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं इसकी पूरी धर्म की आपको सच्चाई बताऊं उससे पहले सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे पास भी मेल आए उन्होंने भी धर्म के बारे में पूछा। पहली चीज़, जब कोई क्राइम होता है और जो क्रिमिनल होता है ना, मुजरिम, हम लोग पता नहीं कहाँ क्यों इन चीज़ों में पड़ते हैं। मेरा अपना मानना है थ्रू आउट पूरी क्राइम रिपोर्टिंग की इस जर्नी में कि मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ मुजरिम होता है
एक कातिल का कोई धर्म या मज़हब नहीं होता, एक रेपिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। वो सिर्फ बलात्कारी हो सकता है, कातिल हो सकता है, डाकू हो सकता है, चोर हो सकता है, हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। और जहाँ हम उसको धर्म के चश्मे और नज़रिए से देखने लगे, समझिए कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि धर्म के आधार पर किसी के जुर्म को कम या ज़्यादा करके देखना, ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना उसने किया है। हम लोगों का सिंपल सही होना चाहिए कि एक मुजरिम का मतलब वो मुजरिम है, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी रिश्तेदार हो। लेकिन बातें चल रही है। तो पहली चीज़, आफ्ताब अमीन पूनावाला, ये पारसी नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे पूनावाला नाम से, क्योंकि पूनावाला जनरली लोग पारसी इस्तेमाल करते हैं। ये मुस्लिम है, और जो मुस्लिम में कई अलग अलग होते हैं, आपको पता है। एक तो शिया सुन्नी मैंने आपको डिटेल में बताया है, एक बोरा मुस्लिम, कुछ और मुस्लिम। ये खोजा मुस्लिम है। एक खोजा है जो कारोबारियों की एक जमात है। खोजा मुस्लिम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है, इसके अलावा विदेश में भी है। लेकिन खोजा मुस्लिम शियाओं में भी है और सुन्नी में भी है। हालांकि इनकी आबादी बहुत कम है। पूरी दुनिया में खोजा मुस्लिम की तादाद करीब 7 लाख की होगी, 7 लाख। उनमें से 5.5 लाख इंडिया में ही है, और इंडिया में से भी ज़्यादातर 5.5 में से आप करीब मान के चलिए 5 लाख या तो गुजरात में है या महाराष्ट्र में है। तो ये व्यापारियों का एक समुदाय जो कहते हैं कि पहले, बहुत पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर बाद में कन्वर्ट हुए, और खोजा इन्होंने अपना वो रखा। तो ये खोजा समुदाय के मुस्लिम हैं। हालांकि जो खोजा मुस्लिम है, अब इसमें बातेंगे, अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो एक जो रिसर्च किया था उसमें यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो दादा थे वो खोजा मुसलमान थे। विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, वो खोजा मुस्लिम है। तो आफ्ताब पूनावाला जो है ये खोजा मुस्लिम है, खोजा मुसलमान है। अब खोजा मुसलमान के बारे में और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। खोजा मुसलमान शिया में भी हैं, सुन्नी में भी हैं। खोजा मुसलमान जो हैं उनके बहुत सारी चीज़ें हिंदू धर्म से भी मिलती जुलती हैं। जैसे इनमें से बहुत सारे जो खोजा मुसलमान हैं, इनकी बहुत कुछ महिलाएं जो हैं वो स्वामी नारायण की भी पूजा करती हैं खोजा मुसलमानों में। दूसरा, इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनका 6वें दिन इनकी छठी की रस्म होती है। इनके मस्जिद अलग है, इनके कब्रिस्तान अलग है। इनके नमाज जो पढ़ने का तरीका वो अलग है, जो शिया और सुन्नी मुसलमान पढ़ने का उनका तरीका अलग है। तो जैसे शिया और सुन्नी के जो कब्रिस्तान है वहाँ पे खोजा मुसलमानों को नहीं दफनाया जाता, वो उनका अपना है। लेकिन खोजा जो है वो शियाओं में भी है और सुन्नी में भी है। हालांकि इनकी आबादी कम है, टोटल मिलाकर जो मैंने आपको 7 कहा। लेकिन इन सब से हटाइए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जो अपना स्टेटस लगाया था फेसबुक और बाकी जगह पे सब होता है, तो बहुत लोगों ने ढूंढा उसमें भी किसने अपने धर्म के बारे में उसमें क्या लिखा है। उसने अपने स्टेटस में लिखा है, ना हिंदू लिखा, ना मुस्लिम लिखा, ना पारसी लिखा, ना खोजा मुस्लिम लिखा। उसने लिखा है ह्यूमैनिटी, मानवता। अब आप सोचिए, धर्म के खाने में आफ्ताब क्या लिखता है? मानवता, ह्यूमैनिटी। और करता क्या है? उसी इंसानियत के टुकड़े। तो ये कैसी अजीब चीज़ है ना कि एक तरफ वो अपने रिलीजन के कॉलम में भर रहा है ह्यूमैनिटी, मानवता, और मानवता और इंसानियत को ही लहूलुहान कर रहा है और खून कर रहा है। तो मेरा इसलिए यही कहना है कि धर्म कोई भी हो, मुजरिम को सिर्फ एक नज़र से देखना चाहिए, और मुजरिम, और फिर चाहे वो किसी का भी सगा हो, किसी भी धर्म का हो, जो उसने किया उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत सारे सवाल इसी से जुड़े हुए और भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ वही अपना सिलसिला कर दूं। आज विवेक शर्मा, इनका बर्थडे है आज। जिन्होंने सुधारा, बाद में बात करूंगा। तो हैप्पी बर्थडे विवेक। और अभिषेक शर्मा जी ने भेजा है, साथ ही श्वेता कुमारी उर्फ अनु कुमारी, ये पप्पू कुमार की बेटियां हैं, और इनका भी जो है बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे श्वेता, और खूब पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। पप्पू जी ने लिखा कि असल में इसका नाम पहले अनु कुमारी था, बट फिर अनु कुमारी बच्ची है 9th क्लास में शायद है। हमारे यहाँ श्वेता है, बहुत सारे फ़ैन हैं, तो श्वेता की एक फ़ैन अनु भी बन गई, और उसके बाद उसने अपना नाम ही श्वेता करवा लिया। और बबलू साहब ने, जो पप्पू साहब है, वो भी श्वेता के फ़ैन हैं, तो उन्होंने अब नामकरण कर दिया अलग। तो अनु कुमारी अब बन गई है श्वेता कुमारी। मैंने वैसे श्वेता को ये मेल भी भेज दिया है।
साथ ही प्रवीण, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण। जितेंद्र ने भेजा है, साथ ही हैप्पी बर्थडे। याफिद हुसैन, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, हैप्पी बर्थडे। सचिन झजादिया, और ये साहिल ने भेजा है। इसके अलावा दिव्या मिश्रा जी, जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद। संतोष मिश्रा ने भेजा है। सौरभ भंडारी, आपको भी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा एंजेला डिस्टर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एंजेला जी। और ये विक्रमजीत निमाल की वाइफ हैं और रोहित इनके बेटे हैं। विव्यान बचानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विव्यान। और प्रकाश ने भेजा है। इसके अलावा एलेक्स वर्गीज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विव्यान। और प्रकाश ने भेजा है, बल्कि सॉरी एलेक्स वर्गीज जी, और ये भेजा है मैं खुद ही भूल गया हूँ, आलिशा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आलिशा। और ये प्रिंस मोंगा की सिस्टर हैं। साथ ही आसिफ इकबाल दुबई से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आसिफ। मनीष तोमर, इनका 23 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मनीष। साथ ही इजहान का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे इजहान। और सैयद मुजाहिद ने भेजा, उनके बेटे हैं हैदराबाद से। विनय कुमार दिल्ली से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विनय। साथ ही शैलेश शर्मा जी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शैलेश शर्मा जी। और अमन शर्मा जी के पिताजी हैं ये। प्रथम गुप्ता का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रथम। और ये फूल चंद्र जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। आकाश खटवानी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश। इसके अलावा अब जो सवाल कई लोगों ने, उससे एक पहले ये भी है, रिदा एंड रेहान खान, आप दोनों की एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मिनी और विशाल की भी एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। साक्षी और गौरव, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी आज ही है, तो हैप्पी बर्थडे साक्षी और गौरव। और ये संचित मित्तल ने भेजा है। साथ ही सुखप्रीत कौर जी की भी आज एनिवर्सरी है, पर इनके हस्बैंड का नाम नहीं भेजा गया, पर कोई बात नहीं, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। सपन बराद ने भेजा है, और साथ ही गीडी सिद्धू ने। इसके अलावा देवी ईबिया और संपत भौमिक, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे देवी और संपत जी, तिनसुकिया से हैं ये। साथ ही अर्जुन एल माइया, इन्होंने ये सवाल पूछा है, और साथ ही अजय देव ने भी पूछा है कि आफ्ताब को क्या सज़ा मिलेगी आज की कहानी में। हालांकि मैंने इसका थोड़ा हल्का सा जिक्र भी किया, आफ्ताब को क्या सज़ा मिलेगी। अगर पुलिस ने यह साबित कर दिया कि आफ्ताब ने यह कत्ल पूरे होशो हवास में प्री प्लान साजिश के तहत किया है, तो आप मान के चलिए कि उम्र कैद से नीचे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। अब अगर पुलिस ये साबित कर दे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में, तो फिर फांसी है। लेकिन ज़्यादातर अदालतें भावनाओं और मीडिया में क्या चल रहा है उसको देखते हुए फैसला नहीं सुनाती हैं। तो अगर मुझसे आप पूछें, तो इस मर्डर केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर केस साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी सजाए मौत की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह है कुछ और इसके पहले के केस, जैसे तंदूरी उठा लीजिए आप केस, इसमें कत्ल गला घोट कर किया। कत्ल के बाद जो चीज़ें हुई वो अलग थी, कि टुकड़े करना, फिर उधर उधर फेंकना। तो ऐसे केसेस में कत्ल कैसे किया जाता है सज़ा देने के लिए, उस वक्त अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरी नज़र में अगर पुलिस ने ये साजिश वाला एंगल क्लियर कर दिया, तो आफ्ताब को उम्र कैद से कम की सज़ा तो सवाल ही नहीं की होगी। इसके अलावा शमेद मालीवाल, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और श्री दर्शनी चक्रवर्ती, इन्होंने ये लिखा है, वही सवाल आ गया कि आफ्ताब सच क्यों बोल रहा है कि मैंने श्रद्धा को मारा है। इसका मैंने पूरी डिटेल में आपको जवाब दिया, क्योंकि वो कानून का फ़ायदा उठाना चाहता है कि हाँ मैंने मारा, लेकिन अचानक गलती से गुस्से में हो गया, ताकि अचानक वाला जो एंगल है उससे उसको सज़ा कम मिले। रॉकी कुमार, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। उमर जावेद, एक कहानी की फरमाइश की है। सूरज कुमार, थैंक यू सो मच। इसके अलावा गुलाम शफ़ी, इन्होंने ये पूछा है, अच्छा एक ये भी थे जो आफ्ताब का धर्म पूछ रहे थे, तो जवाब मैंने दे दिया। सबा फहद और रिया खान कतर से हैं दोनों, शुक्रिया आपका, आपके इस प्यार के लिए। इसके अलावा रजस चोपड़े, और इनका ये कहना है कि पुलिस कस्टडी के बाद कहाँ जाएगा आफ्ताब। तो परसों पुलिस कस्टडी खत्म हो जाएगी, इसके बाद आफ्ताब, मैंने पहले भी बताया था, जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल जाएगा। तो तिहाड़ जेल जा सकता है, रोहनी जेल जा सकता है, मंडौली जेल जा सकता है, लेकिन यहाँ से अब जेल ही जाएगा, और तब तक जेल में रहेगा जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता।
नौशाद आलम ये चंपारण से हैं और कभी आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। और इनकी दोस्त शब्बो, दोनों में शायद झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा लड़ाई झगड़ा मत क्या करें आप लोग। साथ ही पूजा लोकारे, इन्होंने कहा कि आफ्ताब नक्शे क्यों बनाता था। तो ये मैंने भी डिटेल में आपको बताया था, इसलिए बनाता था कि ताकि अब एक दो टुकड़े हों तो ठीक है, अगर 20-25 दिन तक फेंक रहा तो आदमी भूल जाता कब किस दिन कहाँ कौन से टुकड़े फेंके थे। तो शायद उसी हिसाब से काम कर रहा था। श्वेता प्रयागराज से, थैंक यू सो मच श्वेता आपके मेल के लिए। मोइन शेख हैं, इसके अलावा गौरव गुप्ता हैं, थैंक यू। राजन चौहान है, थैंक यू। शुभम मोदगिल सिडनी से हैं और एक कहानी की भी फरमाइश की है। मिर्ज़ा फुरकान, इन्होंने कहा है कि एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क होती। एफआईआर वो जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब ये होता है कि मैंने कोई कंप्लेंट दी, और ये याद रखिए कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस के पास 72 आवर्स होते हैं, 72 घंटे। आप ये नहीं कि अभी पुलिस स्टेशन में जाएं और आप एक कंप्लेंट दें और पुलिस फ़ौरन आपको एफआईआर की कॉपी दे देगी, ऐसा नहीं होता है। जनरली ये होता है कि पुलिस आपकी कंप्लेंट जो है उसी में दोनों सवाल के जवाब की, एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है। आप एक शिकायत देते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई, अब आपने रिटन में दे दिया या पुलिस ने लिख लिया रिटन में। अब उसके बाद पुलिस एफआईआर लिख के नहीं दे देगी कि मैंने कहा मेरे घर में चोरी हो गई और 1 लाख चोर लेके भाग गया। पहले पुलिस आपकी इस कंप्लेंट को जांचेगी कि आप जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो कि नहीं, आपके वाकई घर में चोरी हुई है, सच में 1 लाख रुपए आपके घर में थे जो चोर ले गया। अगर उनको पहली नज़र में लगता है कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, इसके घर में चोरी हुई है, ये ताले टूटे हुए हैं, लोगों ने भी गवाही दी है और इसके घर में तिजोरी भी टूटी हुई है, तो फिर उस जांच के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो एक मुकदमे की शुरुआत होती है। कंप्लेंट वापस ली जा सकती है, दी जा सकती है, जैसे श्रद्धा ने भी किया था। लेकिन एफआईआर एक बार दर्ज हो गई तो फिर एफआईआर बिना कोर्ट की इजाज़त के या कोर्ट की मर्ज़ी के एफआईआर खारिज नहीं हो सकती। एफआईआर आपको वापस भी लेना है तो आपको अदालत का रुख करना पड़ेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा जयेश गवालानी साहब, थैंक यू आपकी इस मेल के लिए। तो आज कहानी में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।